लेकिन राजकुमार भाटी जी, उत्तर प्रदेश में आप लोग भले ही क्योंकि आपके हौसले बुलंद थे और उनमें जान फूंकने की कोशिश उन नतीजों ने की, लेकिन यहां पर सुधांशु त्रिवेदी का आरोप यह है कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। ये मार्जिन भी बता रहा है और नतीजे भी बता रहे हैं, जिसकी कोशिश आप लोगों ने की थी। नहीं, सुधांशु त्रिवेदी जी को इस बात पर समय खराब करने के बजाय और अपनी बुद्धि लगाने के बजाय कि राहुल गांधी को कितने वोट मिले, अखिलेश यादव को कितने वोट मिले, इन्हें अपना ध्यान इस बात पर लगाना चाहिए कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 4 लाख वोट कम मिले। इस बार उनके वोट क्यों घटे इतने ज़्यादा, उनकी लोकप्रियता क्यों घटी? अगर इस पर दिमाग लगाएंगे तो शायद कुछ अपनी कमियों की तरफ देख पाएंगे। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की आदत है दूसरों के घरों में झांकने की, दूसरों के ऊपर फर्जी आरोप लगाने की, दूसरों का चरित्र हनन करने की, दूसरों को बदनाम करने की, ये करते रहेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 2-3 वाक्य कहना चाहता हूँ शरीन जी, आप ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक तो उत्तर प्रदेश की जो जीत है समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की जो हार है, इसे जैसा कि कुछ इनके समर्थक कह के पेश कर रहे हैं कि बाय द वे संयोग से हो गया, लॉटरी खुल गई, या एक फर्जी वो लगाया था कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी राजनीति है उसको उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। ये 10% लोगों की राजनीति करते हैं, 90% लोगों के इनकी राजनीति खिलाफ है। वाराणसी में, मैं वाराणसी रह का है, चुनाव में 4 दिन रहा मैं वहाँ, जन बच्चा ये कहता है, हर आदमी ये कहता है कि वाराणसी में बीजेपी की सरकार ने गरीब लोगों को उजाड़ा है, उनके घर तोड़ दिए, उनकी दुकानें तोड़ दी, मंदिर तोड़े गए सैकड़ों। यही अयोध्या में हुआ है। इनकी राजनीति अमीर लोगों के घर भरने की और गरीब लोगों को उजाड़ने की है और घोर जातिवाद की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पिछड़ों दलितों के हक मारे हैं। 10% लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 90% लोगों को नौकरियों से वंचित किया है, अधिकारों से वंचित किया है, संपत्ति से वंचित किया है, मान सम्मान से वंचित किया है। ठीक है, ये परिणाम इसलिए उत्तर प्रदेश का आया है। चलिए, इस पर मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से चाहूंगी कि वो आपका जवाब दे, लेकिन पहले हमारे साथ मलूक नागर जी भी हैं। मलूक नागर जी, क्योंकि यूपी ने एक बहुत बड़ा मैसेज तो दे दिया है, क्योंकि यूपी में जिस तरीके की राजनीति की बात कही जाती थी और जो जिन मुद्दों पर राजनीति हुई भी, जनता ने बिल्कुल हटकर जवाब दिया एक तरीके से। यहां तक कि राम मंदिर का मुद्दा, जिसे सबसे बड़ा मुद्दा कहा जा रहा था खासतौर से उत्तर प्रदेश के लिए, अयोध्या से भी मैसेज सबसे अलग निकलकर सामने आया। देखिए, एक दौर ऐसा भी कभी आया है कि 100 की 100% सीटें कांग्रेस की हुआ करती थी और पिछले 40 सालों से लगातार ऐसा चलता आया है कि कांग्रेस का बिल्कुल ना के बराबर रही हैं। और एक बार हिस्ट्री में ऐसा भी रहा है 1999 के पास 1998 में कि 0 बिल्कुल आई है सीट, कोई एक भी एमपी नहीं जीता था। तो उस समय को याद नहीं कर रहे। आज सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की 30 के करीब पार्टी इकट्ठी होकर लड़ रही थी, फिर भी करीब करीब यूपी में बराबर रह गया है। तो यूपी की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं यूपी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है जो यूपी की सीट खाली नहीं करी और दोबारा यूपी से नहीं लड़े, क्योंकि वो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा भी आज की तारीख में एनडीए के साथ है। या ये कहो 20 साल से प्रियंका गांधी जी जब भी कभी एक्टिव हुई पॉलिटिक्स में तो यूपी में लगाया। विधानसभा के चुनाव हुए, इंचार्ज कौन? प्रियंका गांधी। लोकसभा के चुनाव हुए, इंचार्ज कौन? प्रियंका गांधी। रायबरेली अमेठी में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी देश में प्रचार कर रहे हैं, इंचार्ज कौन? प्रियंका गांधी जी। तो आज इतनी मशक्कत और इतनी चाहत के बाद उनको एंट्री तो हुई, पर क्वेश्चन ये उठता है कि यूपी में अगर इतना ही समझ रहे हैं अपने आप को ये ठीक, और जो आप कह रहे हैं अगर यूपी में इतना ही मजबूत समझ रहे हैं तो यूपी की सीट खाली क्यों नहीं करी? क्यों साउथ में जाकर के उनको भेज दिया? यूपी में समाजवादी की वजह से अस्तित्व में आ गए। यूपी में कुछ भी नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है। इसी डर की वजह से साउथ की तरफ प्रियंका गांधी जी को इन्होंने भेजा है। ठीक है, लेकिन अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों का जीतना भी ये भी बताता है कि वो मेहनत, जिसकी आप प्रियंका गांधी की मेहनत की बात कर रहे हैं, वो बदौलत उन्हीं के मिली और कम से कम वहां पर जीत दर्ज हुई है। ठीक है, कांग्रेस से हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन पहले सुधांशु जी, जो राजकुमार भाटी यहां पर कह रहे थे और उन्होंने मार्जिन की भी बात कही, देखिए ये सवाल तो वाजिब है, क्योंकि आपका जो टारगेट था वो 10 लाख का था, जो सिमट कर 1.5 लाख तक यहां पर पहुंच गया। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि काशी में ऐसा क्या हुआ, जिस मोदी मैजिक की बात आप करते रहे वो चला क्यों नहीं वहां पर? देखिए, काशी में अभी भी प्रधानमंत्री जी को 54% वोट मिले हैं
यानी वास्तविक अर्थों में वो रियल में बहुमत प्राप्त किए हैं, सिर्फ वोट की दृष्टि से नहीं कि संख्या ज्यादा हो गई। परंतु मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में, काशी नहीं, पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जो कुछ भी हुआ इसके बारे में पार्टी गंभीरता से विचार और मनन करेगी और उसके उपरांत अपना निष्कर्ष निकालेगी। परंतु जो लोग बहुत प्रसन्नता पूर्वक कह रहे हैं, भाटी साहब ने कहा कि हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अभी बताना चाहता हूं, अगर मैं पूछूं भाटी साहब से कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश का चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, और अगर लड़ने की बात है तो कांग्रेस ने क्यों ऐलान किया कि 403 के 403 विधानसभाओं में वो अपनी यात्रा निकालने वाली है? यही बात है, सपा बोल नहीं पाएगी कि वो कांग्रेस से गठबंधन में लड़ने वाली है या नहीं लड़ने वाली है, और सीटों का बंटवारा है कि नहीं। केरल में मुस्लिम लीग के साथ स्पष्ट समझौता है, पिछले विधानसभा भी लड़ चुके हैं साथ में, लोकसभा भी साथ में लड़ चुके हैं और आगे भी लोकसभा लड़ेंगे। इसलिए उन्हें कॉन्फिडेंस था उस वोट के ऊपर, उस अलायंस के ऊपर, यहां पर संदेह था। बल्कि मैं तो ईमानदारी से कहूं, अब चाहे जितना भी भाटी साहब मुस्कुराने का प्रयास करें, अंदर सबसे ज्यादा घबराहट तो इन्हीं के दिल में ऊपर उठ रही होगी, क्योंकि कांग्रेस के राइज के बाद जो इनका कोर वोट है, सबसे ज्यादा उसी के मन में खतरा होगा। क्योंकि पिछले 30 सालों से तो ये लोगों को समझा रहे थे, देखो भाई हमको वोट करो, क्योंकि कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं और कांग्रेस बीजेपी को काउंटर नहीं कर सकती है। परंतु कम से कम मैं कह सकता हूं कि 10-15 साल के बाद एक ऐसी स्थिति आई है जब इन्हीं के उस वोट बैंक को लगने लगा कि काउंटर वो कर सकती है। और अब मैं कहना चाहता हूं एक ही लाइन, बड़ा पुराना सिद्धांत है, अब ये दो लड़के थे ना, तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक राज्य के दो राजा नहीं हो सकते और एक वोट बैंक के दो मालिक भी नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि हमारे से ज्यादा ये पेशानी पे बल इनके पड़ने वाले हैं आने वाले समय में, जो रायबरेली वाला निर्णय हुआ है उससे। ठीक है, यानी आप बहुत साफ समझिए कि अब रायबरेली के बाद उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी जी होंगे, तब वो बड़े नेता या अखिलेश जी बड़े नेता। ये चलिए इसका जवाब मैं ले लूं।